there are several ways to ensure that the selection of the exon should be mutually exclusive. That is, that when one is chosen, the other is not chosen. So one of such mechanism is steric hindrance. Consider two alternative exons separated by an intron. If the splice site within the intron are too close together, splicing factors cannot bind to both sites at the same time. So इस केस में हम एक प्री mRNA कंसिडर करते हैं जिसमें दो एक्सॉन्स हैं और ये दो एक्सॉन्स के दरमियान में एक इंट्रॉन है, लेकिन ये इंट्रॉन जो है ये इतना स्मॉल साइज का है कि जो स्प्लाइसिंग साइट्स हैं वो इतनी क्लोज आ जाती हैं कि वो इन स्प्लाइसिंग फैक्टर्स को अलाउ ही नहीं करती कि वो यहाँ पे बाइंड करके स्प्लाइसिंग कर सकें. सो ये एक छोटी जगह पे बाइंड इसलिए नहीं कर सकते ड्यू टू steric hindrance. Thus, the binding of U1 SNRP to the 5' site of the intron between two alternative exons, that is exon 2 or exon 3, prevents the binding of U2 SNRP to the branch point within that same intron. So, U1 SNRP अगर ज्वाइन कर गई है तो स्टेरिकली ये दूसरे U2 को अलाउ ही नहीं करेगा कि वो यहाँ आके बाइंड करे. सो इस तरह से ये जो दो अल्टरनेटिव एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3, इनमें से जो है वो एक ही जो है वो एक को स्किप करना पड़ेगा. अल्टरनेटिवली बाइंडिंग ऑफ U2 SNRP to the branch point excludes use of 5' splice site. So अगर हम दूसरी तरह बात करें कि जी U1 नहीं ज्वाइन किया, U2 जो है वो बाइंड कर गया आगे ब्रांच साइट के पास, तो इसका मतलब है U1 बाइंड नहीं कर सकेगा. तो उस केस में जो है यूज ऑफ 5' स्प्लाइस साइट जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगी. द स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन 3 and 4 ऑफ अल्फा ट्रोपोनिन is made mutually exclusive by this mechanism. So अल्फा ट्रोपोनिन की जो एग्जांपल है उसमें एक्सोन नंबर 3 और एक्सोन नंबर 4 जो हैं वो एक्सक्लूड किए जाते हैं इसी मैकेनिज्म से ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. दिस अरेंजमेंट कैन अराइज थ्रू द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द स्प्लाइस साइट्स विदिन एन इंट्रॉन और बिकॉज द इंट्रॉन इज सिंपली टू स्मॉल to work. In Drosophila, any intron under 59 nucleotides fall into this category. So Drosophila में 59 nucleotides से छोटा जो भी इंट्रॉन होगा वहां पे steric hindrance जरूर होगी. This is the illustration of the steric hindrance. So इस pre-mRNA में 1, 2, 3, 4 एक्सॉन्स हैं और ये जो इंट्रॉन है 1, 2, 3 इंट्रॉन्स हैं. इन 3 इंट्रॉन्स में से दिस इंट्रॉन एंड दिस इंट्रॉन आर ऑफ नॉर्मल साइज बट दिस इंट्रॉन इज वेरी स्मॉल. सो यहां पे देखें जी ब्रांच साइड पे U2 बाइंड कर गया, यहां पे 5' स्प्लाइस साइड पे U1 बाइंड कर गया, इजीली बाइंड कर गए. इसी तरह यहां पे भी U2 बाइंड कर गया ब्रांच साइड पे और U1 बाइंड कर गया 5' स्प्लाइस साइड पे. लेकिन इस केस में ये जो है ये दोनों U2 और U1 ये इतने क्लोज हो गए हैं कि ये अगर एक बाइंड कर गया तो दूसरा बाइंड नहीं हो सकेगा. इसका मतलब है कि एक्सोन 1 एक्सोन 2 के साथ स्प्लाइस कर सकता है, एक्सोन 1 एंड एक्सोन 2, ठीक है. इसी तरह से एक्सोन 1 जो है ये एक्सोन 3 के साथ स्प्लाइस कर सकता है, 1, 2, 3, ठीक है. एक्सोन 2 जो है वो एक्सोन 4 के साथ स्प्लाइस कर सकता है, एक्सोन 2 एंड एक्सोन 4. लेकिन एक्सोन 2 और एक्सोन 3 ये दोनों एक ही मैच्योर mRNA में स्प्लाइस नहीं कर सकते. सो एक्सोन 2 एंड एक्सोन 3 आर एक्सक्लूसिव. सो सेकंड mechanism of this mutually exclusive pathway is combinations of major and
minor splice sites. The minor spliceosome recognizes splice sites different from those recognized by the major spliceosome. So major spliceosome और माइनर स्प्लाइसोसोम में जैसे आपने देखा कि इनमें कंपोनेंट्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि इनके जो सीक्वेंसेस हैं जिनको ये आइडेंटिफाई करते हैं ये डिफरेंट है. Neither spliceosome can remove an intron that contains a combination of sites, that is a 5' splice site of one type and a 3' of the other. Thus, by judicious arrangement of 5' and 3' splice sites recognized by these alternative spliceosomes, mutual exclusion can be achieved. The human JNK1 gene is the example of this type of splicing. So the third mechanism is the nonsense mediated decay. Rather than forcing the splicing machinery to splice in a mutually exclusive fashion, this mechanism instead ensures that only messages that have one or another axon survive. So इसका जो मैकेनिज्म का जो मोड ऑफ एक्शन है ये डिफरेंट है. ये पहले से ही ये नहीं करता कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन करे, जी एक्सोन ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा, बल्कि ये जो है ये करता है कि जो भी एक्सोन्स आ जाएं, जो राइट एक्सोन्स हैं वही एमआरएनए जो है वो सरवाइव करेगा, दूसरा जो है वो सरवाइव ही नहीं कर सकेगा. इन अदर वर्ड्स, although not ensuring mutually exclusive splicing, the consequences of this mechanism amount to the same thing. If the stop codon lies downstream 3' of all the axon-axon boundaries, the mRNA is spared from nonsense mediated decay. So अगर स्टॉप कोडॉन जो है 3' एंड से डाउनस्ट्रीम है कहीं, तो इसमें जो है ये जो नॉनसेंस मीडिएटेड डिके नहीं होगा. इफ ऑन द अदर हैंड अ स्टॉप कोडॉन इज लोकेटेड अपस्ट्रीम 5' टू एन एक्सोन बाउंड्री, द mRNA इज डिग्रेडेड. ट्रांसलेटिंग राइबोसोम्स in conjunction with other surveillance proteins assess this relationship to each individual mRNA. So जो राइबोसोम्स ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं वो सर्विलेंस प्रोटीन्स के साथ मिलके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस mRNA को डिके करना है और किसको जो है आगे ट्रांसलेशन में जाना है. Exactly how this is accomplished is not understood in detail, but it is easy to understand why ribosomes must play a part. Only in-frame termination codons trigger nonsense mediated decay, and it is the relationship between the ribosome and the mRNA that defines the reading frame. So इसमें आप देख सकते हैं this is pre-mRNA, और इस pre-mRNA में डिफरेंट एक्सोन्स एंड इंट्रॉन्स जो हैं ये मौजूद हैं, और ये जो है UAA ये दो स्टॉप कोडॉन्स हैं. जब ये मैच्योर mRNA बनेगा, इस मैच्योर mRNA बनने के बाद ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोसोल में जब जाएगा तो यहाँ पे आके ये जो ग्रीन कलर के कुछ प्रोटीन्स हैं ये आके इसके साथ अटैच हो जाएंगी, और ये आके यहाँ पे डिसाइड करेंगी कि ये जो mRNA है इसने ट्रांसलेशन में जाना है या इसने डिके करना है. सो इस तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्प्लाइसिंग को एंश्योर किया जाता है.